इसी 17 फरवरी को एक नया गाइडलाइन आया है, जिसमें एक एग्ज़ाम जो NSE-IT का सर्टिफिकेशन होता है, जो आधार का काम करने के लिए सबसे पहला आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा और उस एग्ज़ाम को पास करना एकदम ज़रूरी होता है। उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही आप आधार का ऑपरेटर बन सकते हैं या आधार का काम कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें अभी अपडेट हुआ है, कुछ चीज़ें नया गाइडलाइन आया है उसमें कि जो भी NSE-IT का एग्ज़ाम पहले दे चुके हैं या अब देंगे, उन सभी के जो सर्टिफिकेट होंगे वो मात्र 3 साल के लिए वैलिड होंगे। यानी कि 3 साल के भीतर आपने एग्ज़ाम अगर पास किया हुआ है पहले से भी या अभी के समय में भी आप पास कर रहे हैं, उसे 3 साल पूरा होने से पहले आपको दोबारा से एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसमें पास भी करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप जो आधार का काम कर रहे हैं, आपका काम रोक दिया जाएगा। उस समय आप ऑनबोर्डिंग नहीं कर पाएंगे आधार के ऑपरेटर के तौर पे, यानी कि आपका पूरा मेहनत, आपका पूरा सेटअप पूरा तरह से बेकार हो जाएगा। इसलिए ये आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है, आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अभी अगर आप नहीं करेंगे और अचानक उस समय पे दौड़ भाग करेंगे, क्योंकि इसकी जो गाइडलाइन है वो शुरुआत हो चुकी है और इसका जो डेट फिक्स किया गया है कि किस समय पे कौन से ऑपरेटरों के लिए एकदम ज़रूरी है, इस समय तक उनको आधार का जो NSE-IT सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है वो देना ही पड़ेगा। तो वो मैं आपको डेट्स वगैरह सारी चीज़ें अभी आपको बता दूंगा, तो वो आप डेट वगैरह देख लेना। यानी कि जो पुराने ऑपरेटर हैं उनकी भी डेट निर्धारित कर दी गई है कि इतने समय से पहले आपको NSE-IT के सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम आपको दे देने हैं। तो वो सारे एग्ज़ाम्स के डेट्स वगैरह सारी चीज़ें मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा, तो वो आप एक बार देख लीजिए और उसके अनुसार आप भी अपने एग्ज़ाम्स का जो स्लॉट है वो बुकिंग कर लीजिए। देखिए, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि स्लॉट बुक करना है, एग्ज़ाम देना है, लेकिन इसमें बहुत सारे नियम कुछ बदले हैं। तो आपको ये नियम जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये नियम आप नहीं जान रहे हैं और उसके बाद मतलब बिना जाने हुए ही आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करते समय अगर कोई गलती हो गई, तो इसमें ऐसा नियम दिया गया है कि आप दोबारा अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। आपका परमानेंटली NSE-IT के एग्ज़ाम के लिए जो अपेयर करने के लिए जो प्रोसेस है उससे आपको हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा। तो उसमें क्या चीज़ें सावधानी रखने वाली है, क्या गाइडलाइन कहता है, उसको आप पूरी बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक एक करके ये सारा कुछ आपको बता दूंगा। तो पॉइंट नंबर 1 ये आपको क्लियर कहता है कि अगर आप किसी एनरोलमेंट एजेंसी और रजिस्ट्रार के साथ एसोसिएटेड हैं, यानी कि आपको पता है कि आप किस एजेंसी एनरोलमेंट एजेंसी और रजिस्ट्रार के साथ काम करने वाले हैं या करेंगे, तभी आप जाके अपने आप को रजिस्टर करेंगे NSE-IT की वेबसाइट पे। अन्यथा अगर आप बिना किसी एनरोलमेंट एजेंसी को ये पता नहीं है कि आप NSE-IT का एग्ज़ाम दे दिए, जैसे कि पहले होता था कि सर्टिफिकेट लेके रखे हुए किसी भी एजेंसी या रजिस्ट्रार के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन अभी ये नियम खत्म हो चुका है। पहले से पता होना चाहिए कि आप किस एजेंसी और रजिस्ट्रार के साथ काम करने वाले हैं, ताकि जब आप रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पे वो एजेंसी का एनरोलमेंट एजेंसी कोड और रजिस्ट्रार कोड वहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपको ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट लेना होगा और वो ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट आपको वो एनरोलमेंट एजेंसी ही देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला नंबर पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखने की है कि अगर वो रजिस्टर कर रहा है और रजिस्टर करते समय एनरोलमेंट एजेंसी कोड गलत लिख दिया या रजिस्ट्रार कोड गलत लिख देता है और उसके बाद वो ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करता है, उसके बाद जब वो फाइनल स्लॉट बुकिंग जाता है, वहाँ पे स्लॉट बुकिंग के टाइम पे चूंकि उसने एनरोलमेंट एजेंसी कोड गलत लिख रखा है, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट में कुछ और है, वहाँ से उसका जो डिटेल्स है वो आगे नहीं बढ़ेगा और वहाँ पे जाके वो फंस जाएगा और परमानेंटली उसको वहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि ऐसी गलती होने से पहले ही आपको सतर्क होना है, सारी बातों को आपको पता होना चाहिए कि अपने आप को कैसे रजिस्टर करना है और किन किन बातों को ध्यान में लेते हुए चलना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि रजिस्टर करना है। दूसरा, आपको इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि UIDAI की तरफ से एक वेबसाइट दिया गया है, ई लर्निंग
का पोर्टल है, आपको वहाँ पे रजिस्टर करना है। वहाँ पे पहले आपको वो लर्निंग के ट्रेनिंग के वीडियोस वगैरह हैं, वो सारे वीडियोस वगैरह देखने होंगे। वो वीडियो देखने के बाद आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद ये सारी प्रोसेस जिस तरह से चल रही है उस तरह से चलेगी। तो अब मैं आपको मेजर पार्ट्स इसमें बता देता हूँ कि आपको ध्यान किन किन बातों को रखना है। तो सबसे पहला आपको काम है, NSCIT का एग्ज़ाम देने से पहले आपको सबसे पहले अपने एजेंसी से जाके मिलना है और उनसे एक ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट लेना है। ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट कैसा होता है वो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, ये देखिए इस तरह से होता है। तो ये ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट आपको अपने एनरोलमेंट एजेंसी से ले लेना है। उसके बाद आपको NSCIT की वेबसाइट पे आपको जाना है। NSCIT की वेबसाइट पे आप जब जाएंगे तो सबसे पहले क्रिएट न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू यूज़र पे जब क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद आपको एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देखेंगे अपलोड XML फाइल की बात होगी, तो अपलोड XML फाइल UIDAI की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से आपको ऑफलाइन KYC जो होता है उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। उसे डाउनलोड करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, आप यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में आपको आता है कि ये वो अपलोड कर देंगे XML फाइल, तो उसमें शेयर कोड डालना होता है। वो शेयर कोड 4 अंकों का कोई भी नंबर आप बना सकते हैं। वो यहाँ पे डालने के बाद आपका मोबाइल नंबर को वैलिडेट करना है। मोबाइल नंबर जब वैलिडेट हो जाएगा फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है OTP वगैरह डाल के। उसके बाद यहाँ पे आपका जो ऑफलाइन KYC का जो डिटेल्स है वो डिटेल्स यहाँ पे ओपन होगा। आप अपने फ़ोटो और अपने डिटेल्स को मिला लेंगे। जब वेरीफाई हो जाए तो आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिर आपको रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन एक मिलेगा, जिसमें आपको यूज़र ID और पासवर्ड दोनों ही आपको यहाँ पे दी जाएगी। आप उसे नोट डाउन कर लें और कहीं सेव करके रख लें। उसके बाद यूज़र ID और पासवर्ड जब यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूज़र ID पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको एक नया ओपन होगा पेज, जिसमें आपका जो पासवर्ड मिला था वो पासवर्ड डालना है और नया पासवर्ड आपको अभी क्रिएट करना है। कुछ सीक्रेट क्वेश्चंस भी होते हैं, जो सीक्रेट क्वेश्चन आपका अगर फ्यूचर में कल को भूल जाते हैं आप पासवर्ड और यूज़र ID, तो आप यहाँ पे रिट्रीव कर सकते हैं कि सीक्रेट क्वेश्चन वगैरह डालकर। तो ये सारी डिटेल्स भर जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे यूज़र ID जब आपका सब कुछ फाइनल हो जाएगा तो यूज़र ID पे जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स भरना है। जैसे डिटेल्स वगैरह में एजुकेशन डिटेल्स है, लेवल ऑफ एग्ज़ाम्स है, तो लेवल ऑफ एग्ज़ाम में ECMP ऑपरेटर कम सुपरवाइज़र आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स का लैंग्वेज कौन सा रहेगा, एग्ज़ाम कौन से लैंग्वेज में देना चाहेंगे, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। इनरोलमेंट एजेंसी कोड की बात हो रही है यहाँ पे आप देखेंगे, तो इनरोलमेंट एजेंसी कोड देखिए यहाँ पे 221 CSE eGov सेलेक्ट किया हुआ है। अब ये CSE eGov, क्योंकि CSE एनरोलमेंट एजेंसी के साथ काम करना है तो यहाँ पे उसका कोड जो है 221 CSE eGov है। अगर मान लीजिए बैंक BC के लिए इसमें काम करना है और बैंक BC वाला जो पार्ट आता है तो बैंक BC के लिए आपको 2906 पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको 2906 का ऑप्शन, ये देखिए 2906 का ऑप्शन आएगा, तो बैंक BC के लिए आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद रजिस्ट्रार कोड है, तो रजिस्ट्रार कोड कॉमन रहेगा दोनों के लिए, बैंक BC हो या फिर आपका CSE eGov का हो, दोनों के लिए आपको 221 ही आपका रजिस्ट्रार कोड रहेगा। तो यहाँ से इस तरह से आपको डिटेल सेलेक्ट कर लेना है। डिटेल सेलेक्ट करने के बाद ये पूरी डिटेल्स वेरीफाई हो जाती है। आपका आधार नंबर दिखाई देगा, लास्ट का 4 डिजिट, पर्सनल डिटेल्स आप पूरी डिटेल्स भर देंगे। पूरी डिटेल्स भरने के बाद आपको ऑप्शन आएगा कि आप सेंटर जो है वो कौन से स्टेट में रखना चाहेंगे, सिटी कौन सा रहेगा और कहाँ पे सेंटर रहेगा, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, जो कि पहले नहीं आता था। अब ये सारी चीज़ें अभी आपको देनी पड़ेगी। एजुकेशन डॉक्यूमेंट में आपको देना पड़ेगा कि आपने जो एजुकेशन मिनिमम 12 पास है तो मिनिमम 12 पास का आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट आप देखेंगे, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। तो ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट जो होगा एनरोलमेंट एजेंसी के तरफ से आपको मिला हुआ है, वो ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है।
ये देखिए ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट। ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। यहाँ पे लेटर नंबर जो भी होगा, यहाँ पे डेट है, किस डेट में आप ये ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट ले रहे हैं, आपका यहाँ पे कैसे भरना है वो पूरी डिटेल्स दी गई है। नाम हो गया, फादर का नाम हो गया, आधार नंबर अपना भरना है। मल्टीपल ईसीएमपी के लिए दे रहे हैं तो ईसीएमपी पे आपको रखना है। फिर उसके बाद आप देखेंगे डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रार कोड आपको डालना है, तो रजिस्ट्रार नेम और कोड जो है CSC E-Gov 221 और EA कोड आपका 29606। ये चूंकि BC के लिए है तो BC के लिए सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप रिस्पेक्टिव RO का नाम, तो RO यानी रीजनल ऑफिस, UIDAI का रीजनल ऑफिस कौन सा है, आप चूंकि रांची है, झारखंड में पड़ता है तो झारखंड का रांची के, आप दूसरे स्टेट्स के हैं, दूसरे जगह पे पढ़ रहा है तो आप वहाँ पे उस RO से का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे EA का रजिस्ट्रार सिग्नेचर कोड विथ स्टैम्प। तो EA का रजिस्ट्रार जो होगा, मान लीजिए जैसे कि स्टेट में है तो स्टेट के जो नोडल है वहाँ पे आप साइन करा सकते हैं, या जिले में CSC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स होते हैं उनसे आप यहाँ पे साइन कराएंगे। उसके बाद उनका जो कोड है 221 CSC E-Gov का जो 221 कोड है वो कोड आप यहाँ पे डालेंगे, और उस जो एजेंसी है CSC E-Gov उसका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एक स्टैंप लगा देंगे। ये हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद फोटो लगाना है, फोटो के ऊपर में आपको एक क्रॉस साइन करना है जो कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर क्रॉस साइन करेगा, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के ज़िले में पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर इसको वेरीफाई करके देगा कि हाँ भाई अब जो CSC का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसके बाद फ़ोटो के ऊपर एक स्टैंप लगेगा, क्रॉस, सारा कुछ क्रॉस में होगा, क्रॉस फोटो पे साइन होगा, क्रॉस स्टैंप लगेगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बाउंड नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने आपको काम करने के लिए रखा, मतलब उनको लग रहा है कि इनकी ज़रूरत है या फिर यहाँ पे ये काम करेंगे तभी वो देंगे, यानी कि उनके लिए कोई मजबूरी नहीं है कि वो आपको कहीं से आप एग्ज़ाम नहीं दे और दूसरा उनके साथ नहीं भी काम कर रहे फिर भी वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को ये पहले से पता होगा कि अब आप एग्ज़ाम पास करेंगे तो आप कहाँ पे काम करने वाले हैं, या फिर बैंक BC है तो कौन सा सेंटर पे आपका फाइनल हुआ है या नहीं हुआ है, वो सब कुछ वो तय करके रखेंगे। उसके बाद ही वो सर्टिफिकेट आपको देंगे। तो ये तो हो गया कि एग्ज़ाम के लिए कैसे कैसे अप्लाई करना है। अब आपको मैं उसके डेट्स वगैरह बता देता हूँ। तो यहाँ फेज वाइज आप डेट देखेंगे तो डेट में आपको दिखाई देगा बिफोर 1 जनवरी 2011। अगर किसी ने एग्ज़ाम पास किया है 2011, है ना, 1 जनवरी 2011 से पहले, तो उसको, मतलब जिसके पास पहले से NSCIT का सर्टिफिकेट है, वो अगर उन्होंने जनवरी 2011 से पहले एग्ज़ाम दे रखा है तो उनको 1 मई 23 से पहले एग्ज़ाम दे लेना होगा, यानी कि 1 मई से पहले पहले उनको एग्ज़ाम दे के कंप्लीट कर लेना होगा। अगर 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 13 के बीच में अगर कोई एग्ज़ाम दिया था, उस समय का सर्टिफिकेट है, तो उनको 1 अगस्त 2023 तक एग्ज़ाम दे के पास कर लेना पड़ेगा। 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2016 के बीच में अगर किसी ने एग्ज़ाम पास किया था NSCIT का और उस समय का सर्टिफिकेट है, तो उनको 1 नवंबर 23 से पहले पहले एग्ज़ाम दे के पास कर लेना होगा। ठीक उसी तरह से 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2019 के बीच में अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया था तो उनको 1 फरवरी 2024 तक एग्ज़ाम दे के पास कर लेना होगा। ठीक उसी तरह 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया था या उस समय का सर्टिफिकेट है, 1 मई आपको 2024 तक पहले पहले एग्ज़ाम देना होगा। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखो, होता क्या है कि जब कभी ज़रूरत पड़ती है 10 लोगों को एक साथ एग्ज़ाम देना है, 15 लोगों को एक साथ एग्ज़ाम देना है, तो उस समय NSCIT के जो सेंटर्स होते हैं वो सारे सेंटर्स इतने फुल होते हैं कि उनमें कोई भी स्लॉट नहीं मिलता है। हमें स्पेशली उसके स्लॉट्स को ओपन करवाना पड़ता है, बहुत सारी मशक्क़त करनी पड़ती है। इसके लिए आप लोग 1 बाय 1 फेज़ में, जिनको लग रहा है कि हमारा समय, इससे पहले मैंने एग्ज़ाम दिया था NSCIT का एग्ज़ाम, मैंने वो डेट भी याद नहीं है, बहुत लोगों के साथ ऐसा है, तो ऐसे केसेस में वो अपना एग्ज़ाम दे के अभी से सुनिश्चित हो लें और NSCIT की सर्टिफिकेशंस के लिए अभी से अप्लाई कर दें।
ताकि जब भीड़ लगे, बहुत तरह की भागा भागी हो, तो लोगों को परेशानी नहीं हो। अन्यथा आप लोगों का बेमतलब का लंबे समय तक काम बंद हो सकता है, क्योंकि बिना एनएससीईआरटी के सर्टिफिकेट के आधार का काम आप नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश यही कीजिए कि जितनी जल्दी से जल्दी एनएससीईआरटी का सर्टिफिकेशंस जो है वो कंप्लीट कर लें। और ये चूंकि सभी के लिए है, डेट दिया गया है, समय दिया गया है, समय से पहले पहले आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आप आधार का काम फ्यूचर में नहीं कर पाएंगे। यानी कि अब आपको 3 साल से पहले अगर किसी का सर्टिफिकेशन हुआ है तो 3 साल में उसे रिन्यू करवाना ही पड़ेगा। तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, तो आप कृपया हमें कमेंट बॉक्स में आप अपना समस्या बताएं, ताकि मैं उससे जुड़ी जो भी समस्याएं होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होगी, वो मैं आप लोगों को आगे इसमें पूरी डिटेल्स के साथ बताता चलूँगा। ताकि आप लोगों को एक बार शुरुआत कीजिए, ताकि अगर डाउट्स हो तो डाउट्स में रिलेटेड जो भी होगा आपके कमेंट्स में जो आएंगे, जो डाउट्स से रिलेटेड आप पूछेंगे, उस डाउट से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा कि अब आप लोगों को क्या करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। तो क्या करना चाहिए वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो उम्मीद है कि जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसकी महत्वता आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उस समय का इंतज़ार किया कि आज मेरा सर्टिफिकेट ख़त्म होगा तो अब मैं जाके एग्ज़ाम देने के लिए जाऊंगा, तो उस समय इतनी ज़्यादा भीड़ होगी कि शायद आप एग्ज़ाम देना तो चाहेंगे, लेकिन स्लॉट नहीं मिल रहा है, कभी कुछ इशू आ रहा है, कभी कोई परेशानी आ रही है। इसलिए बेटर रहेगा कि आप एग्ज़ाम पहले से सुनिश्चित कर ले कब देना है। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत सहायता देगा, और आप अपने सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख दें। हमें लगेगा कि आप जो पूछ रहे हैं वो जेन्युइन है और उस पर हमें वीडियो बना के बताना चाहिए, तो मैं आगे आप लोगों को उस पर वीडियो बना के बता दूंगा, और जो भी डिटेल्स होगी वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आप लोगों के लिए अटैच कर रहा हूँ, तो वो काइंडली एक बार आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू टू ऑल। और हो सके तो मेरा चैनल जो है यूट्यूब का वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आधार रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस होगी और जो फ्यूचर में गाइडलाइंस आएंगी, या अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो आप लोगों को बना के भेज दिया करूँगा, शेयर कर दूँगा आप लोग, ताकि उससे जो भी जानकारी है, जो भी आपको समझना है, वो आप लोग समझ पाए। थैंक यू टू ऑल।